हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हो, आज हमें बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, मतलब कि आज की क्लास में जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज वगैरह किस तरीके के दिखते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आज की क्लास के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। और फर्दर और भी क्लासेस आएंगी जिसके अंदर हम रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स वगैरह होते हैं तो वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो आज की क्लास यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो है फंक्शंस, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स करते क्या क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब इनका मेजरली जो काम होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का होता है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ब्रेन सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स दोनों इस टाइप के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप शुगर इनटेक बिल्कुल बंद कर दो तो आपके ब्रेन तक एनर्जी नहीं पहुंच सकती। तो इसीलिए कुछ अमाउंट आपको कार्बोहाइड्रेट्स का लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कंप्लीटली टेबल शुगर की फॉर्म में हो या फिर फ्रूट्स वगैरह की फॉर्म में हो, फ्रक्टोज वगैरह की फॉर्म में। जो भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट से वो बोला जाता है कि 4 किलो कैलोरीज के आसपास होता है पर ग्राम। तो इतना आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा इजीली। इसके अलावा दूसरा फंक्शन जो होता है वो ये कि ये स्टोरेज ऑफ एनर्जी में भी हेल्प करेगा। तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी, तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी सिर्फ जनरेट करेगा बट एनर्जी को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। और आप सबको पता होगा ये बेसिकली होता है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन की फॉर्म में। स्टार्च इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन द केस ऑफ फंजाई एंड एनिमल्स। इसके अलावा एक और इसका होता है कि अगर एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में आ जाते हैं, मतलब कोई मीठा ज्यादा खाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैट। तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से आपको पता है ओबेसिटी होती है, वेट गेन होता है। नेक्स्ट चीज अगर हम बोलें तो सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं जिनकी सिंथेसिस कौन करता है, गोल्जी एपरेटस करता है। तो ये जो होते हैं ये दोनों के दोनों ग्लाइको टर्म इनमें जो आ रही है उसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है। यानी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड या लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड। तो ये मेजर कंपोनेंट है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड द रिसेप्टर्स व्हिच आर फाउंड ऑन द सेल सरफेस। इसके अलावा ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल किस हिसाब से हम बोल रहे हैं तो वो सिंपली आप ऐसे जान सकते हो कि ये बेसिकली स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे सेल्यूलोज जो है वो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है एज इट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। सिमिलरली अगर आप काइटिन की बात करोगे तो काइटिन भी स्ट्रक्चरल एक कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है जो कि इंसेक्ट्स की एक्सोस्केलेटन में या फिर फंजाई की सेल वॉल वगैरह में एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें कि कौन सा फॉर्मूला है जो हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज करते हैं तो वो आपको पता होगा CnH2n के तौर पे बोला जाता है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज यूज्ड हियर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो ग्लूकोज के केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो आप देख सकते हो हेयर N इज इक्वल टू 6, दैट इज देयर आर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं वो ये कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये कुछ चीजें थी कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब हम इसके नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं, मतलब नेमिंग किस तरीके से की जाती है, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। यस, तो अब हमें मेनली नॉमेनक्लेचर देखना है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो नॉमेनक्लेचर कैसा होता है,
तो जो भी यहाँ नेमिंग होती है उसमें आपको पता है कि अलग अलग टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे मोनोसेकेराइड्स, मोनो मीन्स सिंगल, सेकेराइड मीन्स शुगर। तो सिंगल शुगर जिसके अंदर हो, एक ही शुगर हो, तो उसे मोनोसेकेराइड के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते तो ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड, सिमिलरली फ्रक्टोज इज अ मोनोसेकेराइड। ये सिंगल सिंगल शुगर्स है। अगर दो शुगर साथ में मिलके बनाती हैं तो उसे डाइसेकेराइड बोलते हैं, तो उसके लिए हम डाइसेकेराइड टर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे टू शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि इसमें आपको एग्जांपल दूं तो इसमें एग्जांपल आएगा माल्टोज, इसके अलावा माल्ट शुगर जिसे बोलते हैं, इसके अलावा सुक्रोज जिसे कि टेबल शुगर बोलते हैं, एटसेट्रा। अगर आप नेक्स्ट बात करो तो ट्राइसेकेराइड होता है। अब मोनो, डाई, ट्राई इन सब का टर्म्स का मतलब आपको पहले से पता होगा। तो सिंगल शुगर, दो शुगर या तीन शुगर, इस तरीके से हम टर्म्स यूज करते हैं। इसके अलावा टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, ये सब टर्म्स भी आप यूज कर सकते हो। बट हम एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड इज बेसिकली दी वन जिसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के या शुगर के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। और ओलिगोसेकेराइड ज्यादातर जो होते हैं वो बेसिकली 10 होते हैं, तो अप टू 10 यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं शुगर मॉलिक्यूल्स। तो वो सारी शुगर मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब 10 से ज्यादा नहीं होंगे, 10 लास्ट है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसे हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। एंड पॉलीसेकेराइड बेसिकली वो होते हैं जिसके अंदर मोर देन 10 शुगर्स आपको देखने को मिलती हैं। तो 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स अगर एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो उसके लिए पॉलीसेकेराइड टर्म हम यूज करेंगे। एंड पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं इसी में काइटिन, सेल्यूलोज वगैरह आते हैं। इसकी भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक जिसे हम होमोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड, एंड दूसरी जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो ये दो टर्म्स आप यहाँ यूज कर सकते हो। होमोसेकेराइड का मतलब जिसमें सेम टाइप की शुगर होती है, एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की शुगर साथ में मिलके पूरा जो भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड है, उसे बनाने में हेल्प कर रहा है। एक और चीज, इन सब चीजों के अलावा जो भी हमने यहाँ नॉमेनक्लेचर, नेमिंग वगैरह डिस्कस करी, इसके अलावा दो और हम यूज करते हैं, एक होता है एल्डोज एंड एक होता है कीटोज। तो ये टर्म्स भी हम यहाँ यूज करते हैं, जिसमें से एल्डोज का बेसिकली मतलब होता है जिसके अंदर एल्डिहाइड का ग्रुप होता है, कीटोज जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है वो एग्जिस्ट करता है। Apart from this, depending on the number of sugar molecules associated, we can use the terms such as triose for 3 carbon वाली sugar, tetrose जिसमें 4 carbons exist कर रहे होंगे, pentose जिसके अंदर 5 कार्बन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, हेक्सोज जिसके अंदर 6 कार्बन होंगे। जैसे कि अगर मैं हेक्सोज का एग्जाम्पल आपसे पूछूं तो आप सबको पता होगा कि ग्लूकोज इज द एग्जाम्पल, क्योंकि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं, इसीलिए हेक्सोज की कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। तो ये कुछ नेमिंग का प्रोसीजर है जो कि हम फॉलो करते हैं जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है स्टीरियो आइसोमर। तो मतलब स्टीरियो आइसोमर टर्म आपने बहुतों ने सुनी होगी बट कभी कभी क्लियर नहीं होती, तो मैं यहाँ कोशिश करूंगी कि आपकी वो दुविधा जो है वो दूर हो जाए। तो देखते हैं स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। तो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज यूज्ड हेयर, बट यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन उसकी होती है वो डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, वो होती है। मतलब फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ सेम होगा, बट किस तरीके से उनकी अरेंजमेंट है, दैट अरेंजमेंट डिफर्स। इसी चीज को हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। अगर आप स्टीरियो आइसोमर्स में एग्जाम्पल लो तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक डी ग्लिसरल्डिहाइड बना के दिखाती हूँ,
डी ग्लिसरल्डिहाइड। अभी मैं आगे बताऊंगी कि ये डी एल टर्म क्या होती हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ ऐसे समझ लो ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। अब ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड है, नाम से ही पता चल रहा है। बट देखने में जब आप इसे देखोगे तो डी वाला जो होता है वो इस तरीके का दिखता है, जिसके अंदर यहाँ दो H ग्रुप्स होते हैं, यहाँ इस साइड को OH ग्रुप होता है, इसके अलावा CH2OH एक एडिशनली ग्रुप होता है। तो यहाँ पे जो चीज डिफर करती है ना, वो ये OH होता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो सिमिलरली ऊपर वाला कार्बन के साथ जो भी एसोसिएटेड है सब कुछ सेम होगा, बट यहाँ पे जो आएगा वो चीज डिफर करती है। मतलब यहाँ पे आपको OH की ओरिएंटेशन अलग दिख रही होगी, दिख रहा है, मिरर इमेजेस एक दूसरे की। तो बोला जाता है स्टीरियो आइसोमर्स जनरली मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे की, और ये इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। काउंट करोगे अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो दोनों में सेम होंगे, बट डिफरेंस सिर्फ स्ट्रक्चर का होता है। तो स्ट्रक्चरली ये आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। एंड द कार्बन जिसके ऊपर ये एसोसिएटेड है उसे हम एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, क्योंकि वो है जो एसिमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ रहा है। तो इसे एसिमेट्रिक कार्बन के नाम से जाना जाता है। दोनों केसेस में यहाँ पे भी एसिमेट्रिक कार्बन ये होगा। तो आई होप कि आपको स्टीरियो आइसोमर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया हो। अब इसके बाद हम डी और एल फॉर्म्स होती क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो डी और एल फॉर्म्स में क्या डिफरेंस होता है, तो लेट्स सी। थोड़ा कलर और ले लेते हैं, एक कलर से आप सब बोर हो जाओगे वरना। तो आपके पास जो भी आइसोमर्स होते हैं ना, वो डी एंड एल इस तरीके के होते हैं। तो डी एंड एल आइसोमेरिज्म बोला जाता है इसे। यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो भी ये डी और एल फॉर्म्स होती हैं ये जनरली मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की। मतलब दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर की तरह, अगर मिरर बीच में रख दो तो ऐसे लगेगा कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। मिरर में एक साइड एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है और दूसरी साइड दूसरा। अब ये जो होते हैं इनकी दो फॉर्म्स जो डी और एल है, इसमें से एक फैक्ट है जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वो क्या होता है, तो वो फैक्ट जो होता है वो ये कि ये एक्चुअल में आइसोमेरिज्म आता किस वजह से है, तो ये सारा का सारा डिपेंडेंट होता है ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एच एंड ओ एच ग्रुप्स। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एच एंड ओ एच ग्रुप्स। तो एच एंड ओ एच ग्रुप्स जो होते हैं वो उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, मतलब ओ एच किस साइड लोकेटेड है, एच किस साइड लोकेटेड है, उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन आती है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम डी और एल टर्म्स जो है वो यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, डी वाली में जो होता है वो राइट साइड पे ओ एच ग्रुप होता है, एंड एल वाली जो होती है उसके अंदर लेफ्ट साइड पे ओ एच ग्रुप होता है किसी पर्टिकुलर कार्बन में। तो उनका डिफरेंस होता है। तो मेनली ओ एच ग्रुप के बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। दूसरी चीज जो यहाँ पे फैक्ट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि डी वाली जो शुगर्स होती है, यानी डी वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दीज आर दी नेचुरली अकरिंग वन। मतलब ये होते हैं जो नेचुरली आपको देखने को मिलते हैं। तो नेचुरली अकरिंग शुगर्स के तौर पे आप इन्हें जान सकते हो। तो डी फॉर्म्स जनरली इस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, और हमारी बॉडी जो मेटाबोलाइज कर सकती है, मतलब बॉडी जो भी जिन्हें डाइजेस्ट कर सकती है इजीली, वो सारे के सारे नेचुरली अकरिंग वाले ही होते हैं, यानी डी फॉर्म्स ही होती हैं। तो बॉडी सिर्फ और सिर्फ डी शुगर्स को ही क्या कर सकती है, उसी को डाइजेस्ट कर सकती है, उसी को मेटाबोलाइज कर सकती है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक और चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो वन वॉज दी डी एंड एल आइसोमेरिज्म। दूसरा वाला जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए भी हम डी और एल टर्म्स यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम स्मॉल डी एंड स्मॉल एल यूज करते हैं। देखो जब मैं पढ़ती थी मुझे ये समझ नहीं आता था कि कैपिटल डी कैपिटल एल क्यों लिख रहे हैं और स्मॉल डी स्मॉल एल क्यों रख रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको अभी ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कैपिटल डी कैपिटल एल जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओ एच एंड एच पे डिपेंडेंट होता है, और सेम कार्बन की बात कर रहे हैं, डिफरेंट नहीं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है ऑन रोटेशन बेसिस।
मतलब कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, सुनी होगी आपने डेफिनेशन बहुत बार, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसका रोटेशन उस पर्टिकुलर कंपाउंड से जब भी आप पास करोगे, सॉल्यूशन से पास करोगे, जैसे आपके पास मान लो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया आपने, उस सॉल्यूशन में से अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर रहे हो तो वो किस साइड मूव कर रही है, उसकी रोटेशन किस साइड है, रोटेशन के बेसिस पे या तो राइट साइड पे होगी या लेफ्ट साइड पे होगी, यानी क्लॉकवाइज होगी या काउंटर क्लॉकवाइज होगी, तो उसके बेसिस पे हम ये टर्म्स यूज करते हैं। और यहाँ पे ये चीज इम्पॉर्टेंट है कि डी वाली फॉर्म्स जो होती हैं वो जनरली होती हैं जो राइट साइड पे मूवमेंट वाली होती हैं, मतलब ये होती हैं जो जनरली डी वाली फॉर्म्स होती हैं, और लेफ्ट साइड वाली जो रोटेशन शो करती हैं वो एल फॉर्म्स जनरली होती हैं। यहाँ पे मैंने डी कैपिटल लिख दिया है, बट आपको पता होना चाहिए स्मॉल डी है और ये स्मॉल एल है। अब जो स्मॉल डी होता है ना, इसके लिए हम प्लस का साइन भी यूज करते हैं और लीवो रोटेटरी के लिए हम माइनस का साइन भी यूज करते हैं। तो डी और एल की बेसिकली जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल वाली जो होती है इसकी होती है लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। तो डी मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई कैपिटल डी वाली कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है तो वो स्मॉल डी भी शो करेगा, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं होता है। तो अगर कोई कैपिटल डी वाली शो कर रहा है वो स्मॉल एल भी शो कर सकता है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट भी हो सकती है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी में जो जनरली हम बोलते हैं ना वो बोलते हैं कैपिटल डी ग्लूकोज, ये वाला जो होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। बट लीवो रोटेटरी में जो हम एग्जांपल लेते हैं वो कैपिटल डी फ्रक्टोज का लेते हैं। तो देख सकते हो दोनों में कैपिटल डी है, बट उनकी जो स्मॉल डी स्मॉल एल वाली कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफर कर रही होती है। एक और टर्म आपने बहुत कॉमनली यहाँ पे सुनी होगी, वो मैं यहाँ लिखती हूँ, उस टर्म को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। देखो बायोकेमिस्ट्री इसीलिए डिफिकल्ट लगती है स्टूडेंट्स को क्योंकि केमिस्ट्री को कंबाइन कर दिया है बीच में बायो के, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री समझ नहीं आती इंक्लूडिंग मी। ठीक है, तो जितना आपको बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है ये सारी चीज वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि एक्चुअल में ये सब टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो रेसिमिक मिक्सचर जब भी हम बोलते हैं ना, ये बेसिकली होती है इक्वी मॉलिक्यूलर मिक्सचर। इक्वी मतलब इक्वल हो गया, मॉलिक्यूलर मिक्सचर मतलब इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स। ठीक है, जो स्मॉल डी और स्मॉल एल हमने पढ़ा उनकी जो भी फॉर्म्स है उनका इक्वल मिक्सचर, मतलब दोनों बराबर अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, तो उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। अब अगर हम एक और टर्म की बात करें, मतलब एक्चुअल में अगर हम शुगर्स के बारे में डिस्कस करें कि शुगर्स कौन कौन से हैं कौन से नहीं, तो मैं आपको कुछ कॉमनली फाउंड शुगर्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ कलर लेते हैं दूसरा, ग्रीन नहीं लिया अभी तक हमने। तो एक तो ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब ग्लूकोज जो है वो आपको कहाँ मिलता है, दिस इज दी predominant sugar, predominant sugar that is found in the human body। ह्यूमन बॉडी में ये जनरली इजीली आपको देखने को मिल जाएगा, और ये मेजर सोर्स भी होता है एनर्जी का। इसके अलावा कहाँ पे मिलता है, ब्लड में मेनली ये पाया जाता है। ठीक है, और इसकी डी फॉर्म जो होती है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, वो भी मैंने आपको बताया। तो इसकी डी ग्लूकोज वाली जो फॉर्म होगी ये स्मॉल डी होती है, मतलब प्लस वाली। ठीक है, यानी इसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी इस कैपिटल डी के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम स्मॉल डी के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए हम जब ग्लूकोज को लिखते हैं ना तो वी ऑल्सो यूज दी टर्म डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज डेक्स्टर एंड डीडी वाला नहीं है ये, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ग्लूकोज जो होता है इसे डेक्सट्रोज के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर शुगर विच इज नोन एज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज वो वाली शुगर होती है जो कि लैक्टोज बनाने में हेल्प करती है, यानी कि मिल्क शुगर बनाने में हेल्प करती है। लैक्टोज इज दी
मिल्क शुगर, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं लैक्टोज इनटॉलरेंट होते हैं, वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो इसीलिए मिल्क उन्हें पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता। ये जो होता है ये बेसिकली एपीमेराइज्ड होता है, मतलब इसका एपीमर फॉर्म किया जाता है, और इसका एपीमर जो होता है वो होता है ग्लूकोज। तो इसे कन्वर्ट किया जाता है टू ग्लूकोज। कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं ये पूरी प्रोसेस? तो लिवर में ये प्रोसेस चल रही होती है, ताकि इसे फ्यूल के तौर पे यूज किया जा सके। ठीक है, गैलेक्टोज में जो गाला टर्म आपको मिल रही है ना, ये इसका मतलब ही मिल्क होता है, तो इसके लिए ही हमने ये टर्म जो है इसे दी है। इसके अलावा एक मैनोज शुगर भी होती है, आपने सुनी होगी। मैनोज जो होती है बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स में एग्जिस्ट करती है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स में एग्जिस्ट करने के लिए इसे जाना जाता है। इसके अलावा प्लांट मैनन्स में आपने इसका नाम सुना होगा, प्लांट मैनन्स, इसीलिए इसका नाम मैनोज रख दिया गया है। तो ये भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या चीज है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है? मतलब सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। मतलब जो आपके लिए मेजरली रिक्वायर्ड है वो वाली चीजें पढ़ा करो, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर एमएससी बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट। ठीक है, तो आप अगर एमएससी कर रहे हो बायोकेमिस्ट्री में, तब तो आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। अभी मैं जो आपको करा रही हूँ वो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे करा रही हूँ। तो एंट्रेंस एग्जाम्स अगर दे रहे होगे तो उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, तो वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। एक म्यूटा रोटेशन करके भी टर्म यूज होती है, बट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका मेनली मतलब होता है कि जो रोटेशन वाला पार्ट है ना, जो मैं बता रही हूँ, लेफ्ट रोटेट होगा या राइट, उसको थोड़ा सा चेंज कर देना, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो जाना। तो एक्चुअल में रोटेशन की डिग्री जो थी वो पहले अलग थी, अब कोई और होगी, तो उसे म्यूटा रोटेशन बोलेंगे। वो हो गई। इसके अलावा आपने कुछ एसिटल, हेमी एसिटल, फिशर फॉर्मूला, हॉवर्थ फॉर्मूला, ये सब टर्म्स भी आपने सुनी होंगी। तो ओपन चेन प्रोजेक्शन करके भी होता है। तो वैसी कुछ टर्म्स भी हम यूज करते हैं, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर जो भी ग्लूकोज वगैरह का होता है, उसके बेसिस पे। तो ये कुछ चीज थी जो मैंने आपको आज की क्लास में बतानी थी। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे ना, वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ताकि आप नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर्ड रहो पहले से ही। तो नेक्स्ट क्लास में जो जो चीज़ें हमने पढ़नी है, वो बेसिकली होगा आपका रिएक्शन वाला पार्ट। मतलब कौन कौन से रिएक्शंस है केमिस्ट्री वाले। ठीक है, केमिस्ट्री वाले सारे रिएक्शंस जो भी शुगर्स के होते हैं वो हम पढ़ेंगे, चाहे वो मोनोसेकेराइड्स के हों, डाइसेकेराइड्स के, या पॉलीसेकेराइड्स के। मेनली तो मोनोसेकेराइड्स के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सबके इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो ओसाजोन फॉर्मेशन आपने सुना होगा, बेनेडिक्ट्स रिएक्शन होता है वो सुना होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर सुना होगा। तो इसके अलावा अल्कोहल की प्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट से कैसी होती है, वो सारे रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ईस्टर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम डाइसेकेराइड्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। डाइसेकेराइड्स कौन कौन से हैं, सुक्रोज है, माल्टोज है, वो कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पॉलीसेकेराइड्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी पॉलीसेकेराइड्स हैं वो किस तरीके से आपको दिखते हैं। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर थोड़ा सा भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।